हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी पे एक नई लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जीएसटी के बारे में तमाम बातें बहुत विस्तार से और डिटेल में समझेंगे। अभी ये जो लेक्चर सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो टाइमलाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइमलाइन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टाइमलाइन में हम क्या क्या देखेंगे कि भारत में जीएसटी का जिक्र सबसे पहले किसने किया, ये शुरुआत कब हुई, उस टाइम से लेकर जीएसटी लागू होने की तारीख दैट इज़ 1 जुलाई 2017 इस डेट तक जो भी डेवलपमेंट हुई है जीएसटी में, तो ये पूरे डेवलपमेंट किस तरह से हुए, इसकी शुरुआत कब हुई, ये सारी बातें हम जीएसटी टाइमलाइन में स्टडी करेंगे। ठीक है, जीएसटी टाइमलाइन स्टडी करने के बाद जैसा आप सब जानते हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए, जीएसटी रोल आउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें क्या अमेंडमेंट किया गया, वो सारी बातें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो स्टडी करेंगे। उसका एक्ट जो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या चीज़ें हैं उसका स्टडी करेंगे। और उसके बाद और जो एक्ट्स है जीएसटी रिलेटेड एक्ट्स है, वो सारे एक्ट्स हम यहाँ स्टडी करेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से लेकर वो बिल जब एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद ही वो एक्ट बनेगा, तो वो एक्ट बना वहाँ तक स्टडी। और वो एक्ट बनने के बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो कानून बनाए गए वो सारे कानून हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी कि जीएसटी एक्चुअल में कैसे काम करता है, तो वो सारा सिस्टम क्या है, वो सारा सिस्टम हम फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी सिस्टम इसमें देखेंगे कि ये जीएसटी सिस्टम काम कैसे करता है और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। उसके बाद जीएसटी के रेट्स जो है कि लोगों को लगता है कि इस पे कितना रेट है, इस कमोडिटी पे कितना रेट है, ये सारी बातें जीएसटी रेट्स एंड जो स्लैब्स है, रेट या स्लैब कह सकते हैं, ऑन वेरियस कमोडिटीज, ऑन वेरियस आइटम्स, और उसमें क्या बदलाव हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। और लास्टली करंट इश्यूज, जीएसटी रिलेटेड जो करंट मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हम यहाँ पे देखेंगे। तो ओवरऑल हम ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें जीएसटी के बारे में सारी जानकारी स्टडी करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि A to Z of GST. We are going to study A to Z of the GST in this lecture series. So मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि हम जो भी वीडियोस अपलोड किए वो वीडियो आपको तुरंत मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें और हमें भी सपोर्ट मिले आपका। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम जीएसटी की जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें इस तरह से स्टडी करने वाले हैं कि फर्स्ट हम टाइमलाइन देखेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और अदर एक्ट्स क्या है, फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आज हम जीएसटी की टाइमलाइन शुरू करते हैं कि जीएसटी सबसे पहले जीएसटी कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया और भारत में इसका जिक्र सबसे पहले कब हुआ। अब ये देखिए कि भारत में जीएसटी का जिक्र सबसे पहले किसने किया, इसका जवाब तो एक्चुअल आंसर हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि जीएसटी अर्ली 90s में ही बहुत सारे कंट्रीज़ में रोल आउट किया गया था, लागू किया गया था। तो जो भी इकोनॉमिस्ट है या रिसर्च स्कॉलर्स है वो
जीएसटी का जिक्र तो करते रहेंगे क्योंकि वो उनके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू की कि भारत में भी ये होना चाहिए, वो मतलब वो माइनर लेवल पे था, इंडिविजुअल लेवल पे। हम जो टाइमलाइन देखेंगे उसमें गवर्नमेंट लेवल पे ये जीएसटी का जिक्र सबसे पहले कब हुआ और जीएसटी लागू करने के बारे में सबसे पहले कब कहा गया, ये हम गवर्नमेंट लेवल पे स्टडी करेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी इकोनॉमिक्स ने बहुत पहले ही जीएसटी के बारे में कुछ लिखा हो और वो स्टडी बातें हमको नहीं देखनी है। हमको ये देखना है कि गवर्नमेंट लेवल पे जीएसटी का जिक्र सबसे पहले कब हुआ। तो ये जिक्र साल 2000 में हुआ, इन द ईयर 2000, जब एनडीए 1 की गवर्नमेंट थी, एनडीए 1 की गवर्नमेंट थी केंद्र में, और वहाँ पीएम वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार यानी एनडीए 1 गवर्नमेंट ने ये जीएसटी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था सन 2000 में, अंडर द लीडरशिप और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ असीम दास गुप्ता, जो कि वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। तो उनके अंडर एक कमेटी गठित की थी कि भारत में जीएसटी लागू हो सकता है तो हो सकता है, तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सारा बेसिक स्टडी करने के लिए फर्स्ट टाइम वो कमेटी गठन की गई। यानी गवर्नमेंट लेवल पे जीएसटी का जिक्र सबसे पहले 2000 में हुआ, सन 2000 में, जब गवर्नमेंट ने इस पे कमेटी फॉर्म की और जीएसटी के बारे में सोचना शुरू किया। तो जीएसटी टाइमलाइन में हम यही फर्स्ट माइलस्टोन मानेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक्स या इंडिविजुअल पर्सन जीएसटी बाहर दूसरे देशों में लागू हुआ है तो हमारे यहाँ लागू होना, ऐसे कुछ बातें चलते रहती थी 2000 के पहले भी, पर गवर्नमेंट लेवल पे इस पे विचार सन 2000 में ही हुआ है। ये 2000 में इसके ऊपर विचार हुआ, इसका भी एक रीज़न हुआ है कि उससे पहले सिस्टम क्या था 2000 तक की, जैसे मॉडवेट था, मॉडिफाई वैल्यू एडिड टैक्स था। तो 2000 में इंडिया गवर्नमेंट ने उसको सेनवैट किया। तो ये नया एक्ट बना है क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी, तो इसलिए सेन वैट बना। सेन वैट के बाद भी डेवलपमेंट होती रही और फिर वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी। ये सारी खामियां हम आगे देखेंगे जीएसटी फंक्शनिंग में, पर अब हम सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जीएसटी का जिक्र सन 2000 में हुआ, जब एनडीए 1 की गवर्नमेंट थी और वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक कमेटी गठित की थी असीम दास गुप्ता उनके चेयरमैनशिप में, जो कि वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। तो उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए रहे, कुछ रिपोर्ट दिया, वो सब हो गया। उसमें एक 2-3 साल निकल गए। तो उसके बाद आया ईयर 2003, ठीक है। और असीम दास गुप्ता कमेटी थी, तो वो जो थे असीम दास गुप्ता अलग पॉलिटिकल पार्टी के थे, अपोजिशन के थे। तो उनको इसीलिए अपॉइंट किया गया था कमेटी में क्योंकि अगर भारत में जीएसटी लागू करना है तो स्टेट्स जो है, जो राज्य है, राज्यों का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि राज्यों के सम्मति के बिना जीएसटी लागू नहीं हो सकता। इसीलिए कंसेंसस बनाने के लिए स्टेट्स में वाजपेयी गवर्नमेंट ने पहले से ही वो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया था। उसके बाद 2003 में टैक्स रिफॉर्म पर कुछ सुझाव देने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई। तभी भी वाजपेयी गवर्नमेंट ही थी, तो उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की उस समय। इसको मैं थोड़ा अलग इसमें लिखता हूँ कि आपको टाइमलाइन अच्छे से समझ में आए। तो 2000 में फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ, उसके बाद 2003 में गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स या कमेटी हम कर सकते, एक टास्क फोर्स
या कमिटी फॉर्म की गई फॉर्म टू recommend tax reforms in government, to recommend tax reforms. तो टैक्स रिफॉर्म्स इसके चेयरमैन जो थे वो थे हेडेड बाय विजय केलकर। तो एक कमेटी गठित की गई 2003 में कि टैक्स रिफॉर्म करना है तो क्या कर सकते हैं इंडिया में, क्योंकि देखिए 2000 में उन्होंने जीएसटी का जिक्र किया, उसके लिए कमेटी फॉर्म की, बट वो गवर्नमेंट पॉलिटिकल लोगों की कमेटी थी, पॉलिटिकल लोग थे इसमें, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स थे स्टेट के, तो वो पर 2003 में जो इकोनॉमिक्स थे विजय केलकर साहब, वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनके अंडर एक कमेटी फॉर्म की गई 2003 में कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है या डायरेक्ट, उसमें कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट, में क्या गुंजाइश है, तो उसका पूरा स्टडी करने के लिए, और इंडिया में उसमें से कौन सा रिफॉर्म अच्छी तरह से लागू होता है, ये सारा स्टडी करने के लिए ये कमेटी फॉर्म की गई थी। तो इनका मेन पर्पस था कि रिकमेंड अ टैक्स रिफॉर्म्स टू गवर्नमेंट। तो अभी ये विजय केलकर कमेटी फॉर्म हुई, तो इसी कमेटी ने 2003 में जो कमेटी फॉर्म की गई थी, उसी कमेटी ने 2004 में विजय केलकर कमेटी जो थी, कमेटी, उस कमेटी ने 2004 में कहाँ रिपोर्ट दिया, अपना रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने जीएसटी भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए ऐसा कहा। यानी विजय केलकर कमेटी ने जीएसटी रिकमेंड की गवर्नमेंट को कि आप भारत में जो भी अभी एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है उसको रिप्लेस करने के लिए जीएसटी एडवाइस किया उन्होंने, जीएसटी भारत में लागू करना चाहिए ऐसा कहा इस कमेटी ने इन द ईयर 2004। तो देखिए ये टाइमलाइन में कैसे कैसे डेवलपमेंट आते रहे, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अभी 2004 जब ये ईयर था, इस ईयर में इलेक्शन होते हैं, बराबर। 2004 में इलेक्शन हुए और एनडीए की गवर्नमेंट गई और नई गवर्नमेंट आई, यूपीए की गवर्नमेंट आई, तो उस वजह से जीएसटी पर कुछ चर्चा नहीं हो पाई कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, 2 साल तक गवर्नमेंट गई, वाजपेयी गवर्नमेंट गई, और जैसे कहते हैं इलेक्शन की वजह से इलेक्शन हुए 2004 में और वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो थोड़ा टाइम लगा इसमें डेवलपमेंट होने के लिए। तक हालांकि विजय केलकर कमेटी ने तब तक अपना रिपोर्ट दे दिया था और उन्होंने जीएसटी एडवाइस किया था, बराबर, ठीक है। तो 2004 में अब इलेक्शन हो गए। इलेक्शन होने के बाद 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आई अंडर द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस कह सकते हैं हम। तो वो उस गवर्नमेंट ने 2004 के बाद 2006 तक उस पर कुछ बात नहीं हुई, और 2006 में हालांकि केलकर कमेटी का रिपोर्ट था, उस पर गवर्नमेंट स्टडी कर रही थी, तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब वो सब देख रहे थे, लेकिन 2004 के बाद सीधा 2006 में देन प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब थे, बराबर। उन्होंने अपने बजट स्पीच में जीएसटी इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने एक एम्बिशियस टारगेट रखा। वो टारगेट था 1 अप्रैल 2010, यानी 2010 में पी चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि हम
1 अप्रैल 2010 से भारत में जीएसटी लागू करेंगे, जीएसटी रोल आउट करेंगे, ऐसा एम्बिशियस टारगेट उन्होंने रखा। और उस समय उन्होंने बजट में इसके क्या एडवांटेज क्या हो सकते हैं ये सब उन्होंने उस समय बताया। और एम्पावर्ड कमिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जो एम्पावर कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं, इसका गठन करने का उन्होंने उस बजट स्पीच में कहा था। ये देखिए यहाँ एम्पावर कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसीलिए बनाई गई और बनाना जरूरी था क्योंकि अगर जीएसटी भारत में रोल आउट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो स्टेट्स जो है, राज्य है, उन राज्यों की सम्मति बहुत ज़रूरी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए स्टेट्स जो है, राज्य है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर को इनमें इन्वॉल्व किया गया जीएसटी प्रोसेस को। जैसे हमने देखा कि 2000 में भी, ईयर 2000 में जब वाजपेयी ने फर्स्ट कमेटी गठित की तो तभी भी वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता उसके हेड थे। तो केंद्र अकेले ये जीएसटी चाहता है तो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसको राज्यों का सहयोग चाहिए। इसीलिए ये एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ये गठित की है। एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, इस कमेटी ने बहुत बड़ा रोल इस डेवलपमेंट में, जीएसटी के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर वो गठित करेंगे ऐसा उन्होंने कहा था 2006 में। तो इस कमेटी का गठन होते होते साल 2008 आ गए। डेवलपमेंट तो होता था बट बहुत स्लो डेवलपमेंट था, यानी इन द ईयर 2008 में एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स बनाई 2008 में। तो इस एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, इनका रोल क्या था कि जीएसटी लागू करने के लिए सब स्टेट में कंसेंसस बनाया जाए, जीएसटी का डिज़ाइन तैयार किया जाए, टैक्स रेट, स्लैब, ये सारी बातें तैयार करना ये मेन काम था। और जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया में जब जीएसटी काउंसिल बना 2016 में, 2008 से 2016 तक जीएसटी काउंसिल बनने तक ये एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है क्योंकि इन्होंने ही जीएसटी की प्रोसीजर को धीमी गति से ही सही पर प्रोसेस में रखा था। तो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, इनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरी प्रक्रिया में, जीएसटी लागू करने में। इस कमेटी ने 2008 में ही कुछ रिपोर्ट दिए गवर्नमेंट को टैक्स रिपोर्ट के बारे में। वो रिपोर्ट्स हमें इतना डिटेल में स्टडी नहीं करनी क्योंकि तब जो रिपोर्ट दिया गया था उस रिपोर्ट का बहुत कम हिस्सा अभी एक्ट में आया है, तो जस्ट रिपोर्ट पर ये सारी डेवलपमेंट्स है, हम टाइमलाइन देख रहे हैं जीएसटी की, इसलिए ये मैटर करता है। उसके बाद जब ये इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दिया तो उसके बाद नवंबर 2010 तक इस पर कुछ नहीं हुआ, मतलब 2009 तक, 2009 नवंबर तक इस पर कुछ नहीं हुआ। अभी नवंबर 2009 में क्या हुआ देखिए, उन्होंने डिस्कशन पेपर दे दिया। एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो ये कमेटी है, उन्होंने डिस्कशन पेपर दिया और उसी साल में 2009 में अभी हालांकि पी चिदम्बरम साहब जो थे उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि 1 अप्रैल 2010 में हम जीएसटी रोल आउट करेंगे, लागू करेंगे।
पर 2009 तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। 2009 में ही इलेक्शन हुए, जैसे आप जानते हैं कि 2009 में जनरल इलेक्शन हुए और फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी बन गए। तो अभी 2009 में FM प्रणब मुखर्जी साहब 2009 में उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कर दिया, इशू कर दिया, कैसा GST होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ये कर दिया। और जो 2010 की डेडलाइन थी वो कंटिन्यू रखी कि 2010 में आप 1/4/2010 को GST इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने तब भी कहा 2009 में। उसके बाद अभी हालांकि ये डेडलाइन हुई थी 2009 में, प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए GST का, वो इंट्रोड्यूस भी किया था उन्होंने, पर उसको उस समय BJP ने अपोज किया था क्योंकि स्ट्रक्चर में उनको कुछ खामियां नज़र आती रहेंगी। तो वो सब मतलब बहुत बड़ा इशू था। BJP ही नहीं और भी पार्टियाँ उसको अपोज करती थी, मतलब स्टेट पार्टी जो है बेसिकली, कि तो स्टेट्स को लगता था कि स्टेट्स के जो टैक्स है वो टैक्स पे सेंटर का अधिकार आ जाएगा और उनका लॉस हो जाएगा, इसीलिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसके पक्ष में नहीं थे। तो 2010 में टारगेट रखा था 2010 से तो GST लागू नहीं हो पाया। तो वो 2010 में मुखर्जी साहब थे, उन्होंने ये जो डेडलाइन है ये 1 साल आगे पोस्टपोन कर दी, deferred the GST deadline to 1 अप्रैल 2011, यानी 2010 में, जबकि ये लागू करना मुश्किल क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह करना था, वो पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने ये तारीख फिक्स कर दी। और उसके बाद अभी 2011 में ही इम्प्लीमेंट करना था, इसीलिए उन्होंने 2011 में ही UPA गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टेबल कर दिया लोकसभा में। ये 2011 की बात है, ठीक। तो ये बिल लोकसभा में टेबल किया गया, रखा गया 2011 में ही। उसके बाद इस पे चर्चा हुई, ये हुई, उसके बाद ये बिल सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया, जिसके अध्यक्ष यशवंत सिन्हा साहब थे। तो ये डेवलपमेंट होती रही, उस पर चर्चा होती रही। 2010 में ये सब होता रहा, बातें चलती रही। अभी 2011 में ये पार्लियामेंट में 115 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। उसके बाद 2012 में चिदम्बरम साहब आ गए थे। फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बन गए, इसीलिए
फिर से पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग फिक्स की, और वो जो भी मुद्दा है जीएसटी का वो सॉल्व करेंगे इसी साल में, ऐसा कहा गया। उसके बाद 2013 में पी चिदम्बरम साहब ने 9,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया बजट में, कि राज्यों को जितना लॉस होगा जीएसटी लाने से उसके हम कंपेंसेट करने के लिए ये प्रावधान रखा उन्होंने। फिर कुछ बातें चलती रही, डेवलपमेंट होता रहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ये बिल गया, उन्होंने ये बिल फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस वगैरह किया पी चिदम्बरम साहब ने। इसी दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई 2013 में, जीएसटीएन एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी इस्टेब्लिश की गई। जो भी जीएसटी रोल आउट किया जाएगा उस जीएसटी को, ये जीएसटी कंपनी जो है, ये कंपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ये एनजीओ कंपनी है। तो हम जब जीएसटी फंक्शनिंग देखेंगे तो इसमें जीएसटीएन का रोल क्या है, ये रोल डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली टाइमलाइन में हम देखते हैं कि जीएसटीएन की स्थापना सन 2013 में ही हुई, चिदम्बरम साहब ने की थी। तो ये जीएसटीएन भी इंट्रोड्यूस हो गया, पर बीजेपी अभी भी अपोज कर रहा था, क्योंकि स्टेट्स को, बीजेपी का मानना था कि जो स्टेट्स को लॉस होने वाला है वो लॉस 9,000 रुपीज़ से करोड़ से 9,000 करोड़ रुपीज़ से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टी, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी जीएसटी को अपोज कर रहे थे। और 2013 में ये सब हो गया, जीएसटी वगैरह फॉर्म हो गया, ये हो गया। लेकिन फिर से 2014 में सरकार बदल गई। यानी देखिए टाइमलाइन में कैसे टर्न्स आते गए, ट्विस्ट आते गए। 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट गई और एनडीए की गवर्नमेंट आ गई। इलेक्शन हुए, एनडीए 2 की सरकार आ गई, यानी बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो अभी हमने 2014 तक देखा था क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है 2014 तक जो डेवलपमेंट, जीएसटीएन की स्थापना की गई थी। एनजीओ नहीं है ये, एक्चुअली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यानी एनजीओ आप उसका गलत मतलब लेंगे, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। जीएसटी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, उनका एम प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो बेसिकली जीएसटी के लिए नेटवर्क प्रोवाइड करना ये उनका मेन उद्देश्य है। तो ठीक है, ये 2014 तक इतने डेवलपमेंट हुए और 2014 में नई गवर्नमेंट आ गई। तो नई गवर्नमेंट में फिर नए फाइनेंस मिनिस्टर आ गए। 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब बने, अरुण जेटली जी। तो 2014 में यहाँ एक बात अब याद कीजिए कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी, यूपी की गवर्नमेंट, उन्होंने 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया था 2011। ठीक है, 2011 में ये बिल पेश किया गया था। ये बिल लोकसभा डिसॉल्व होने की वजह से ये बिल लैप्स हो गया। ठीक है, ये लोकसभा में लैप्स हो गया। इसीलिए 2014 में जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बने तो उन्होंने नया जीएसटी बिल बनाया, जिसे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
बिल कहा जाता है। तो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। देखिए, तो ये बिल आ गया 2014 में आ गया, लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अभी देखिए, हालांकि कांग्रेस इसका प्रयास कर रही थी पहले जीएसटी को लागू करने के, इसके बाद बीजेपी ने भी वही प्रयास कायम रखा। पर अब जब बीजेपी ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तब कांग्रेस इसको अपोज करने लगी। ये सब मतलब जो इशू था, ये इशू पॉलिटिसाइज किया गया है, इस पर कंसेंसस नहीं बन पाई, इसीलिए इसको इतना साल लग गए। यानी 2000 से लेकर 2017 तक लगभग 17 साल इस पे से चर्चा होती रही, या कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया दिसंबर 2014 में, पार्लियामेंट में ये बिल से गया। और अभी ये बिल जस्ट इंट्रोड्यूस किया, इस पर कुछ ज़्यादा चर्चा वगैरह नहीं हो रही थी। उसके बाद ही फरवरी 2015 में जेटली ने कहा कि हम 1 अप्रैल 2016 से पूरे कंट्री में जीएसटी रोल आउट करेंगे। तो वो टारगेट उन्होंने रखा फरवरी 2015 में। उसके बाद फरवरी 2015 के बाद मई 2015 ये जो बिल है, ये बिल लोकसभा में रखा गया, यानी और वो पास हो गया। लोकसभा पास 102nd अमेंडमेंट 2015 में से पास कर दिया, क्योंकि जेटली साहब ने टारगेट रखा था कि वो 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करेंगे। ठीक है, 2015 तक ये सारी डेवलपमेंट हुई। मई 2015 में लोकसभा में फर्स्ट टाइम जीएसटी बिल पास हो गया, 122nd अमेंडमेंट 2015 में ही। अभी 2015 लोकसभा पास किया, तो उसके बाद ही 12 मई को 2015 में ही ये राज्यसभा में गया बिल। राज्यसभा में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो उसको राज्यसभा में भी पास कराना जरूरी था, मनी बिल नहीं है। और अभी राज्यसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी, वहाँ ये बिल लटक गया। कांग्रेस और अदर पार्टी थी, उनकी अलग अलग डिमांड हो गई। कांग्रेस पार्टी ने तब कहा कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाए और जीएसटी के दर कुछ 18% वगैरह रखे जाए, ऐसे कुछ डिमांड की गई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। तो 2015 में राज्यसभा में ये बिल बहुत जल्दी पास नहीं हो पाया। 2015 में जब ये बिल लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन 2015 में राज्यसभा में ये बिल गया, तो ये बिल वहाँ पास नहीं हो पाया, लटक गया बिल। ठीक है, उसके बाद ये बिल ज्वाइंट कमेटी को दिया गया 2015 में ही, क्योंकि अभी राज्यसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए उस पर विपक्ष की सहमति, उनका सपोर्ट लेना बहुत जरूरी था। ये सब हो गया। उसके बाद टाइम चलता गया, और फिर अगस्त 2016 में बीजेपी और कांग्रेस, ये दो मेन अपोजिशन पार्टी थी, इन्होंने जीएसटी के ऊपर कंसेंसस बनाया गया और उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। यानी सरकार ने कांग्रेस का जितने भी उनके डाउट्स थे वो सब डाउट निकाल दिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कांग्रेस को राजी कर दिया। फिर अगस्त 2016 में ही राज्यसभा ने ये बिल पास किया। राज्यसभा पास द जीएसटी अमेंडमेंट बिल बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो यहाँ पास हो गया, कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया। अब ये अगस्त 2016 में ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ राज्यसभा में पास किया गया, फिर से लोकसभा में पास किया गया, और
अब जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो इस बिल को एक्ट बनने के लिए राज्यों की भी सहमति चाहिए थी। तो सितंबर 2016 में 16 स्टेट्स जो है कि मिनिमम 50 स्टेट्स की सहमति चाहिए थी। 15 यानी जितने भी स्टेट है उनमें से आधे 15, तो 16 स्टेट ने ये रेटिफाई किया जीएसटी बिल। तो इसलिए वो एक्ट बन गया और सितंबर 2016 में ही प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दी, साइंड जीएसटी बिल। और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ये जीएसटी बिल जो था वो जीएसटी एक्ट बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन गया। और वो अमेंड होने 101st अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कैसे हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दी और ये सब जीएसटी रोल आउट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो जैसे हमने देखा कि आई थिंक 8 सितंबर प्रेसिडेंट ने इसको असेंबली असेंट मिल गई और उसके बाद 12 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल फॉर्म किया गया। फॉर्म किया गया 12 सितंबर 2016। ये सारे 2016 की टाइम में 2016 में ही ये सारी चीज़ें 2016 में जीएसटी काउंसिल फॉर्म किया गया। उसके बाद सितंबर 22-23 फर्स्ट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। फर्स्ट मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल हुई, जिस मीटिंग में कुछ जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बारे में कुछ डिसीजन हुए बेसिकली। तो मतलब जो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स थी, जो 2008 में फॉर्म की गई थी, वो रिप्लेस हो गया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया तो जीएसटी काउंसिल बनाया गया। ये जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ये समझना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद ये फॉर्म किए गए। तो जीएसटी काउंसिल सितंबर 22-23 को फर्स्ट मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की। फिर उसके बाद नवंबर में उन्होंने कुछ रेट्स दे दिए। नवंबर में रेट्स मतलब हालांकि मीटिंग्स होती रही और रेट फाइनलाइज करना, ये वो सारी बातें होती रही। और जनवरी 2017 इसके बाद 2016 में तो जीएसटी काउंसिल बन गया, उसकी मीटिंग होने लगी। अभी वो मीटिंग ऑकेजनली हो रही, कुछ मीटिंग डिसीजन लेने के लिए वो सब बातें हो रही। और जनवरी 2017 में जेटली साहब ने कहा कि 1 जुलाई 2017 से हम जीएसटी रोल आउट करेंगे। ठीक है, ये टारगेट रखा गया 1 साल 2017 उन्होंने रखा। और उसके बाद जबकि अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह हो गए थे और 1 जुलाई से ये सब लागू करना था, 1/7/2017 से, यहाँ लिख देता हूँ, 1/7/2017 से जीएसटी को लागू करना था। तो इसलिए मार्च 2017 में जीएसटी रिलेटेड बिल्स पेश किए गए पार्लियामेंट में। उसमें था सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी,
और कंपेंसेशन बिल, ये 4 बिल पार्लियामेंट में पास किए गए। तो ये CGST बेसिकली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UGST, ये सारे एक्ट क्या है ये सब हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ GST के। GST का जो फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ उस जिक्र से लेकर GST रोल आउट होने तक की पूरी टाइमलाइन में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्ट हम डिटेल में देखने वाले हैं। CGST और IGST में फ़र्क क्या है, UGST क्या है, कंपेंसेशन बिल वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद 1 जुलाई 1/7/2017 को पूरी इंडिया में GST रोल आउट कर दिया गया। तो जैसे GST इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन, तो उस टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी हम आगे देखेंगे, पर मैंने अभी यहाँ सिर्फ आपको GST की टाइमलाइन बताई है। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट डे इस पे जो जैसे कि मैंने बताया टाइमलाइन के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वगैरह वो क्या है वो सब पढ़ेंगे, और फंक्शनिंग ऑफ GST बाकी सारे मुद्दे वहाँ देखेंगे। तो ये पूरा टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन में आपको बेसिकली ये याद रखना है कि GST की कंसेप्ट इन द ईयर 2000, यानी 2000 से लेकर GST जब रियलिटी बना, मतलब GST इम्प्लीमेंट हुआ 1/7/2017, ये पूरी टाइमलाइन में मैंने आपको अभी